अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अहद साज शख्सियत, एक इंतहाई गैर मुतनाज़ शख्सियत, बानी पाकिस्तान, जिनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। होना तो ये चाहिए था कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी के कुछ रोशन पहलू हमारे बचपन में स्कूल लेवल पे निसाब में शामिल होते हैं, जहाँ हमें वो 14 नकात याद कराए गए कायद आज़म के। वहाँ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी कुछ पहलू जो हमें नहीं अब तक नहीं पता थे, वो हमें बताए जाते। पिछले दिनों हामिद मीर साहब का प्रोग्राम आया कैपिटल टॉक में, तो उन्होंने 11 सितंबर के हवाले से पूरी कायद आज़म पे ही ज़िंदगी पे रोशनी डाली। तो चंद बातें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कायद आज़म की ज़िंदगी के हवाले से, जो वाकई हमें पहले नहीं उसका इल्म था। उन्होंने बताया कि कायद आज़म जो हैं वो उनकी तनख्वाह कितनी थी और वो कितना टैक्स देते थे। इस फिक्रे में एक पैगाम है हमारे तनख्वाहदार तबके पर कि आप पर जो टैक्स लगा है वो कोई बोझ नहीं है, आप उसको बोझ फील ना करें। अगर हमारे अजीम तर लीडर कायद आज़म टैक्स दे सकते हैं अपनी तनख्वाह में से, तो आपको भी देना चाहिए। ये उन्होंने मिसाल कायम की है। फिर उन्होंने बताया कि एक दफ़ा महात्मा गांधी ने कायद आज़म को ये पेशकश की थी कि आप पूरे मुत्तहिदा हिंदुस्तान के आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, लेकिन इस रट को छोड़ दें जो पाकिस्तान की आपने शुरू की हुई है। लेकिन कायद आज़म ने इसका इनकार कर दिया था। उन्होंने कहते नहीं, बल्कि उन्होंने इस मौके पर दो कौमी नज़रिया पेश किया कि हिंदू और मुसलमान एक अलहदा कौमें हैं और उनको एक अलहदा वतन उनके लिए होना चाहिए। तो हमें नहीं इस बात का पता था पहले। फिर वो अच्छी और मुस्बत सहाफ़त करते थे, सहाफ़त के कायल थे, यानी अच्छी और मुस्बत सहाफ़त के कायल थे। जैसी सहाफ़त आजकल हो रही है ना, ज़र सहाफ़ी, लिफाफा सहाफ़ी और इस किस्म की दूसरी चीज़ें, ये उनके वो पसंद नहीं करते इन चीज़ों को। मुस्बत सहाफ़त, टू द पॉइंट बात और सच्ची सहाफ़त, ये बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने बताया कि एक दफ़ा ज़माना तालिब इल्मी में कायद आज़म जब लंदन में रहते थे, तो वो एक थिएटर में शेक्सपियर के ड्रामे देखने जाया करते थे। और फिर उन्होंने आगे जाकर कहते हैं कि एक दफ़ा उन्होंने वकालत छोड़कर मजिस्ट्रेट की नौकरी कर ली थी और बाद में फिर वो जज बन गए थे। और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात, वो उन्होंने ख़ुद उनकी वकालत की। देखें कैसी बात है कि सहाफ़ियों के ऊपर झूठे मुकदमात उस दौर में भी थे, यानी आज से कोई 75-80 साल पहले, और आज भी हैं। तो ये कायद आज़म जो है वो बाकायदा उनका मुकदमा लड़ते थे, उन सहाफ़ियों का जिन पर झूठे मुकदमात होते थे। फिर वो आगे जाकर कहते हैं कि ख़वातीन की उन्होंने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की जो अमली सियासत में आना चाह रही थी। इसके सबसे ज़्यादा रोशन मिसाल जो हमारी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना कायद आज़म की बहन की है कि वो कैसे अमली सियासत में रही हैं और उन्होंने सियासत में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। तो इस हवाले से कायद आज़म जो है वो एक रोशन माइंड थे कि वो ख़वातीन को चाह रहे थे कि वो अमली सियासत में आएँ और अपना खदमात जो है वो सर अंजाम दें। तो वो आगे जाके फिर मज़ीद बताते हैं कि एक दफ़ा किसी इदारे ने कायद आज़म को एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री देने की कोशिश की, तो कायद आज़म ने ये डिग्री लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं डॉक्टर हूँ ही नहीं, ना MBBS और ना ही वो PhD वाला डॉक्टर, तो फिर मैं डिग्री नहीं मैं ले सकता। ये मिसाल है हमारे आजकल के उन हजरात के लिए जो एजाज़ी डिग्रियों के पीछे भागते हैं और किसी न किसी सिफारिश की तलाश में रहते हैं कि हमें एजाज़ी डिग्री दे दी जाए। तो कायद आज़म उनके लिए मिसाल है कि उन्होंने ये डिग्री कबूल नहीं की थी। फिर वो आगे जा कहते हैं कि कायद आज़म ने काकोल मिलिट्री अकेडमी कायम की और सालपुर में एयर फोर्स की अकेडमी का इफ्ताह किया। इसका मतलब ये कि कायद आज़म थे वो एक मजबूत किस्म का पाकिस्तान चाहते थे, जहाँ की मिलिट्री, जहाँ की आर्मी, एयर फोर्स, नेवी मजबूत हो, तो जो कि दुश्मन की आंख में आंख डालकर बातें कर सके। ये उनका मिशन था कायद आज़म का। फिर आगे जाकर मज़ीद कहते हैं कि कायद आज़म थे
वो खुद एक दफ़ा उन्होंने अपने ख़िताब में फ़ौजी अफसरान और सिविल अफसरान को ये कहा था कि सियासत से आप दूर रहें और ये सियासत आपका काम नहीं है। तो अब सोचने की बात यह है कि जहाँ पाकिस्तानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हों, पाकिस्तान के बानी, और वहाँ के पाकिस्तान में अनारकी क्यों है जो आज तक ख़त्म नहीं हो सकी। ये सोचने वाली बात है। क्यों हम आज तक फेथ यूनिटी डिसिप्लिन का मतलब नहीं समझ सके। क्यों हम आज तक एक मजबूत सियासी निज़ाम मरतब नहीं कर सके। क्यों हम आज तक एक मुनसिफाना अदालती निज़ाम तश्कील नहीं दे पाए। अब देखिए, दीवानी के मुकदमात हैं, एक नस्ल अप्लाई करती है केस और उससे अगली नस्ल लड़ती है और तीसरी नस्ल पर जाके फ़ैसला होता है किस्मत वालों का, वरना फैसले नहीं होते। तो कम से कम ये कि हम पाकिस्तान को एक मजबूत अदालती निज़ाम आज तक नहीं दे सके, ये भी एक सवालिया निशान है। फिर ये कि हम आज तक अपने दफ्तरों में रिश्वत, थाना कल्चर और सिफारिश कल्चर, लेग पुलिंग, ये नहीं ख़त्म कर सके, ये भी सवालिया निशान है एक। और हम क्यों आज तक तालीमी इदारों से नकल और बूटी माफिया को ख़त्म कर सके। मैं देखता हूँ पंजाब की हद तक तो ये काफ़ी कंट्रोल है, लेकिन बाकी सूबे जो हैं वो इस मामले में पीछे हैं। ये नकलबाजी में जो हमारे तालीमी इदारों में होती है। फिर हम आज तक मेरिट का बोलबाला नहीं कर सके, यानी हर चीज़ जो है वो मेरिट पे हो, ये नहीं होता। कहीं से किसी पुफी चाचे ताए की, मामू की सिफारिश आ जाती है, या कोई और साहब जो इक़्तिदार में है बहुत आला ऊंची जगह पे, वो कोई ना कोई सिफारिश कर रहा है तो वो बंदा आगे बढ़ाता है। फिर ये भी एक सवालिया निशान है कि हम आज तक क्यों नहीं एक कौम बन सके, ये भी एक सवालिया निशान है। फिर आगे सवालिया निशान है कि हम ट्रैफिक की पाबंदी नहीं करते। देखिए, कौमें जो है ना वो अपनी डिसिप्लिन के मामले में, अगर आपने किसी कौम को देखना है तो आप उसकी ट्रैफिक देख लें। क्या इशारे की पाबंदी करते हैं? क्या ज़ेबरा क्रॉसिंग जो लगी है उसके पीछे जो लाइन होती है उसके पीछे हम गाड़ी खड़ी करते हैं? क्या हम संतरी बादशाह को देख के गाड़ी नहीं रोक लेते? अगर संतरी नहीं है तो हमारे मोटरसाइकिल सवार हजरात अक्सर बाज़ औक़ात गाड़ी वाले भी इशारा क्रॉस कर देते हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी हम करते हैं। तो हम आज तक एक मजबूत ट्रैफिक की पाबंदी का सिस्टम कौम को नहीं समझा सके, ये भी एक सवालिया निशान है। फिर आगे है जी कि हम 70 साल होने के बावजूद आज तक हम वो तरक्की क्यों नहीं कर सके जो कि बाकी ममालिक करके हमसे आगे निकल गए हैं, जो कि हमसे बहुत पीछे थे लेकिन अब आगे निकल गए हमसे। हम वहीं के वहीं खड़े हैं, बल्कि हम वहीं के वहीं भी नहीं खड़े, हम बल्कि पीछे हो गए हैं, पीछे आ गए हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारा शुमार जो है पाकिस्तान का वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है, जिसे हम तीसरी दुनिया कहते हैं, और तीसरी दुनिया के ममालिक में भी हम पीछे हैं। इसकी वजह भी तलाश करें। तो मैं काफ़ी सारी बातें कुछ भूल भी गया हूँ, कुछ मेरे ज़हन में जो आई हैं मैंने आपसे कर दी हैं, लेकिन ये सवालिया निशानात अपनी जगह पर कायम हैं। अगली नस्ल जो आने वाली है, हमने उनको इन सवालिया निशानात के जवाब देने हैं। हमारे पास इस सिस्टम को ठीक करने के जवाब होने चाहिए। हम उनको क्या जवाब देंगे ये भी हमें नहीं मालूम। कि जब वो हमसे सवाल करेंगे कि आपके दौर में ये हुआ, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है, हमें इसका जवाब तलाश करना चाहिए। जज़ाकल्लाह।